नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। रात के 9 बज रहे हैं। देश में लॉकडाउन का ऐलान किए हुए 51 दिन बीत गए हैं। लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 तारीख को खत्म हो रहा है, रविवार को। संडे के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में कर चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यह भी साफ कहा था, लॉकडाउन 4 यानी मंडे से शुरू होने वाला लॉकडाउन नए रंग रूप का होगा। पीएम ने इसके लिए राज्यों से सुझाव मांगे थे। आज शाम तक का समय था। कई राज्यों से इसके लिए पीएम मोदी को सुझाव मिल भी गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, कितनी बंदिशें होंगी, क्या क्या छूट मिलेंगी, क्या फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, क्या सारी ट्रेनें बहाल हो जाएंगी, क्या सारी बसें चलने लगेंगी। हाँ, तो कब से मेट्रो कब से चलेगी तो किस रूप में चलेगी। बहुत से सवाल हैं। आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, क्या सोमवार से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन जितना अभी चल रहा है वो बढ़ने वाला है? क्या कोई छूट नहीं मिलेगी, या फिर लॉकडाउन का नया रंग रूप क्या होगा? इसी पर बहस होगी, कोशिश करेंगे चर्चा ही हो। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें वो कह चुके हैं लॉकडाउन 4 होगा, नए रंग रूप का होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। यानी सोमवार से लॉकडाउन 4 में नया रंग रूप भी होगा, नए नियम भी होंगे। क्या हो सकते हैं नियम, क्या खुलेगा और सोमवार से क्या कुछ बंद भी होगा? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, राघव चड्ढा को आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और राजीव रंजन जेडीयू से। आप सभी का स्वागत। प्रेम शुक्ला, आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला, यह तो ऐलान हो ही चुका है कि लॉकडाउन 4 आने वाला है, नए रंग रूप का होगा, नए नियम होंगे। आपको क्या समझ में आ रहा है प्रेम शुक्ला, और क्या क्या खुलने वाला है या कुछ बंद भी होने वाला है? देखिए, इस संदर्भ में क्या खुलेगा क्या बंद होगा, ये तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में इस बीमारी के संक्रमण को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्गति प्रदान करने के दृष्टि में सम्यक निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से लोगों से, हर राज्य ने से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजिए और आप अपनी सलाह भेजिए। ठीक है, उनकी सलाह को समुचित महत्व देते हुए इस रोग को नियंत्रित करने के में किसी प्रकार की कोई ढील न देना। ठीक है, मुझे पता है। प्रेम शुक्ला, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या खुलना चाहिए और क्या बंद होना चाहिए? नहीं, जितने भी सेक्टर जो है वो संक्रमण मुक्त होकर खोले जा सके, सारे सेक्टर खोलना चाहिए। हाँ। आज जैसे स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, तो स्पेशल ट्रेन में ऐसी व्यवस्था दिख रही है कि जिस व्यवस्था में न्यूनतम संक्रमण होगा। आज वंदे भारत मिशन के तहत अगर विमान बाहर से आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए नया एसओपी बनाकर नए ढंग से, ताकि संक्रमण को भी जो है मुक्त रखा जा सके। अब जैसे कल ही नितिन गडकरी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय से कहा है कि अब सैलून और पार्लर कम से कम ये पूरे देश में खोलने का वक्त आ गया, इनको खोल देना चाहिए, लाखों लोगों का रोजगार इनसे जुड़ा है। उसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आप भी जमीन से जुड़े नेता हैं, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं प्रेम शुक्ला, आपको भी फीडबैक मिलता होगा कि ये भी खुलवा दीजिए, ये भी खुलवा दीजिए। मैं कह रहा हूं, जितने भी क्षेत्रों को सुरक्षा के मानकों का नियमित पालन करते हुए खोला जा सके, सारे सेक्टर्स खुलने चाहिए। मैं छोटे उसमें से एक सेक्टर की बात करके ओके, अभय दुबे, पूरी व्यवस्था को एकांगी दृष्टि से नहीं देखता। ओके, अभय दुबे, क्या क्या और खोलने का वक्त आ गया सोमवार से? देखिए, सबसे पहले तो पूरी तरह केंद्र से बंधन खोलने का समय आ गया है। जिस प्रकार अपरिपक्व तरीके से केंद्र सरकार ने शुरू से एक केंद्रीकृत व्यवस्था की थी, आज उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो 20 लाख करोड़ रुपए के तथाकथित पैकेज की पोल खुलने के बाद तो अब राज्यों को पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इस महामारी से ज्यादा बड़ा प्रकोप आर्थिक महामारी का और सामाजिक महामारी का हो जाएगा। मानक जी, बहुत व्यथा के साथ कह रहा हूं मैं कि बहुत दुखी है देश के लोग, खासकर किसान और सड़कों पर दर बदर भटक रहे मजदूर और अर्थव्यवस्था।
अब जैसे अमरिंदर सिंह जी ने कहा प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में, आपने शायद सुना होगा, ज्यादातर कांग्रेस भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की यही वेदना थी। अमरिंदर सिंह ने बताया कि जो हमारा क्षेत्र रेड जोन था ही नहीं, केंद्र ने उसको रेड चिन्हित किया, जहां 5 बड़ी इंडस्ट्री उनकी थी, 3000 करोड़ रुपए का उनको रेवेन्यू का लॉस हुआ, केंद्र सरकार से सेंट्रल रेवेन्यू शेयर नहीं मिल रहा है, ग्रांट नहीं मिल रही है, तो अर्थव्यवस्था भी बदहाली की ओर है। आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो बाद में मीटिंग करना स्टार्ट किया, वो अगर शायद लॉकडाउन के पहले भी करते और पहले से राज्यों की बात मानते तो हम इस हालात में नहीं पहुंचते। तो अब कुछ सुझाव दे दीजिए, अबे दुबे कुछ सुझाव दे दीजिए, अब बताइए जरा, ये खोल देना चाहिए। देखिए, आखिरी के 10 सेकंड में आपसे चाहता हूं, आप सबसे पहले तो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको कैसे उनके अपनी दवाखाने खोलने हैं उसका एक गाइडलाइन और एक प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, तुरंत छोटा सा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। सबसे ज्यादा पीड़ा वहां पर है लोगों को, हॉस्पिटल है नहीं तो क्वैक्स के पास जाएंगे, झोला छाप डॉक्टर के पास वो लोग जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक WHO के साथ सिंक्रोनाइज करके सबसे पहले उनको एडुकेट कर दीजिए, ताकि वो जो छोटे छोटे पेशेंट्स हैं, रेड स्पॉट जहां रेड जोन है वहां तो व्यवस्था है हमारे येलो, ग्रीन और रेड हॉस्पिटल्स की, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में ये व्यवस्था नहीं है। वहां से आप शुरुआत कीजिए। और बिल्कुल ठीक है नितिन गडकरी जी की बात की, सैलून को, किराना को, दूध को, कम से कम इनको खोलिए आप, और ये बंदिश मत कीजिए। मैं एक और बात बताता हूं आपको, अभी एक स्टडी कह रही है कि हाई टेम्परेचर और अधिक ह्यूमिडिटी में इसका संक्रमण कम फैलता है, और कम ह्यूमिडिटी में ज्यादा। तो दोपहर के घंटे कम से कम इस गर्मी में बंद रखिए, लेकिन सुबह शाम देर रात तक दुकानें खोलिए और लोगों को आत्मनिर्भर होने का अवसर दीजिए। विश्वास, आत्मविश्वास जागे। राघव चड्ढा, ओके राघव, क्योंकि आपकी शायद इकलौती वो सरकार है देश में जिसने लोगों से डायरेक्ट सजेशन मांगे, सीधे सुझाव मांगे, और अरविंद केजरीवाल बता रहे थे 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए। कैसे कैसे सुझाव आए हैं राघव चड्ढा? दिल्ली में लोग क्या क्या खोलना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई पहल करी कि जनता से पूछा जाए। देखिए, ये बीमारी एक ऐसी है जिसने हर एक की जिंदगी को छुआ है, तो जनता के सुझावों और आदेश अनुसार काम होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सुझाव हम ले रहे हैं किसी प्रकार की वोटिंग नहीं है कि अगर ज्यादा मत आ गए कि सब कुछ खोलने के लिए तो सब कुछ खोल देंगे। ये एक ऐसी सुझाव लेने की प्रक्रिया थी जिसमें अच्छे अच्छे सुझाव, आइडियाज नए लोगों के आए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को बताया भी कि क्या क्या सुझाव आए। कुछ लोगों ने मॉल कैसे खोले जाएं उसके बारे में सुझाव दिया, मार्केट प्लेसेस, दुकानें कैसी खोली जाएं उसके बारे में सुझाव दिया, सार्वजनिक परिवहन जो एक ऐसी चीज है तमाम सरकारें सोच रही हैं कि उसको कैसे खोलें, क्योंकि आज क्या हुआ है मानक जी, आज आपने प्राइवेट ऑफिसेस खोल दिए, फैक्ट्रियां भी खोल दी, इंडस्ट्रियल एस्टेट शुरू कर दी, लेकिन आज जिसके पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है वो तो अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर जा सकता है। वो बेचारा व्यक्ति जो बस या ऑटो से जाया करता था वो नहीं जा पा रहा क्योंकि सार्वजनिक परिवहन नहीं है। तो सार्वजनिक परिवहन को कैसे शुरू करा जाए वो एक अहम सवाल है। तो इन सारे सवालों पर बहुत ही बढ़िया सुझाव हमारे प्यारे दिल्ली वालों ने अपने प्यारे मुख्यमंत्री को दिए हैं। हमने पूरी एक सूची बनाकर कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में उस सूची को जमा करा दिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चरण के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने प्यारे दिल्ली वालों के लिए राघव कुछ तो बता दीजिए, अनाउंसमेंट से पहले कुछ 2-4 चीजें तो बता दीजिए। 17 तारीख से क्या क्या 18 से खुलने वाला है, कुछ मेट्रो शुरू हो जाएगी, यही बता दीजिए। नहीं, ये मैं एक तो ये पहली बात तो ये कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में लागू है। हमने काफी सारे सुझाव भेजे हैं, अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूं जो अभी सुझाव सार्वजनिक नहीं हुए हैं तो वो बात भी ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है औपचारिक। अच्छा, मैं आपकी निजी राय पूछ रहा हूँ, निजी राय तो बता सकते हैं, आप विधायक हैं। हाँ, क्या क्या खुलना चाहिए? राय बता देता हूँ। देखिए, मेरी स्पष्ट राय है, लॉकडाउन अंतहीन नहीं हो सकता है। यदि यही चलता रहा तो आज इतने लोग इस बीमारी से नहीं मरे हैं जितने भुखमरी से मर जाएंगे। आर्थिक चक्का चलाना जरूरी है। और मेरा एक बड़ा सिंपल सी बात है, वो लोग जो 18 उम्र से लेकर 55 साल की आयु के ब्रैकेट में आते हैं, स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है,
उन लोगों को घरों में बिठा लिया, उससे आपका सरकार आर्थिक पहिया रुक जाता है। वे लोग अगर एहतियात बरते, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तो लोग अपने घरों से निकलकर काम पे जा सकते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है मानिक जी कि धीरे धीरे सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे खोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पिक्चर सिनेमा हॉल खोल दीजिए, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेले लगाने शुरू कर दीजिए दिल्ली में, लेकिन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं लिमिटेड और एहतियात के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन भी दिल्ली राजधानी क्षेत्र में शुरू होना चाहिए। दुकानें बाजार भी आ जाएगा। राजीव रंजन, आपकी क्या राय है? राजीव रंजन, सोमवार से लॉकडाउन 4 में अब क्या क्या खोलने का समय आ गया है? हालांकि आपकी सरकार तो कह रही है लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो एक बिहार सरकार ने बात की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जरिए, लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के पक्ष में राज्य सरकार है, और इसका स्वरूप क्या हो देश के अलग अलग राज्य बन रहा हो, उसके साथ पहले भी बिहार रहा है। एक्सपर्ट के ओपिनियन, राज्यों की राय क्या है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया। राजीव रंजन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं अपने कंट्रोल रूम को, कह रहा हूं दोबारा कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला, आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के सुझाव हैं। अब प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में 2 दिन पहले ये तो कह रहे थे कि राज्यों से सुझाव मांगे, आज सुझाव सारे मिल गए होंगे। क्या वो वक्त आ गया है कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए? क्योंकि शुरू में 1.5-2 महीना राज्यों से सलाह मशवरा तो किया गया, अभय दुबे तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा सारे फैसले लिए गए। क्या वो समय आ गया है कि राज्यों पर छोड़ देना चाहिए? ये लोकतांत्रिक, संवैधानिक और फेडरल व्यवस्था में जो है, कभी भी कोई भी फैसला तो एकांगी नहीं होता है। ये कृपा करके मुसोलिनी के गांव से आए पार्टी अध्यक्ष के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि आरोप लगाने के पहले उसकी जो उसमें आरोप में तथ्य हैं उसमें कुछ दम होना चाहिए। आरोप के लिए आरोप लगाने की अपनी इस वृत्ति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। सबसे पूछकर समन्वय स्थापित करके सारा संचालन, जो स्टेट मशीनरी संचालन मध्य प्रदेश में अगर केंद्र कर रही है और राजस्थान में केंद्र नहीं कर रही है, ऐसा है क्या? राजस्थान में केंद्र में ज्यादा हस्तक्षेप करके इनके सारे राज्य के अधिकार छीन लिए हैं क्या? पंजाब में ऐसा हो गया है क्या? महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है क्या? आपको कहीं इसके बारे में कोई किसी प्रकार का प्रामाणिक मामला है क्या? तो नहीं है, सिर्फ आपको आरोप लगाना है साहब, आरोप लगा के भाग जाना है। ओके, राजीव रंजन आ गए। राजीव रंजन को मैं टाइम नहीं दे पाया था। राजीव रंजन सुन पा रहे हैं जी? पहली बात नहीं, राजीव रंजन आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है, उसके बाद आ रहा हूं मैं, उसके बाद आ रहा हूं मैं, अभी दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। हाँ प्रेम शुक्ला, हाँ बोलिए। हाँ मानक जी, ऐसा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कोरोना के काल में सारे लोगों को स्वस्थ रखने की प्रतिबद्धता के साथ अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को लूट तंत्र बनाने के अतिरिक्त नहीं, कोई कुछ की बात नहीं है। ना प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, कुछ की बात नहीं है। सारे राज्य ये चाह रहे हैं कि उनसे सलाह मशवरा किया जाए, उनकी सुनी जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई थी उसको याद करिए। जितना 5 वर्षों कृपा करके समझ लीजिए, 10 वर्षों में जितना मुख्यमंत्रियों की बैठक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ली होगी ना, उतना कोविड के काल में हो गई है। हाँ, तो क्योंकि हालात ऐसे हैं, कोविड भी तो पहली बार आया। हाँ नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आरोप उनके अनावश्यक अनर्गल है, आरोप अनर्गल है। हाँ, राघव कुछ कह रहे हैं, बोलिए राघव। में काम करने की स्थिति है राघव, उसके बाद आ रहा हूं मैं। इनके प्रिंस के अलावा कोई जा नहीं सकता था। मैं बड़ी बैलेंस बात रखना चाहता हूं मानक जी। आज से पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के साथ बैठकर, चाहे नीति आयोग की बैठक हो, प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हो, इतना संवाद या समन्वय नहीं बनाया था। ये बात सच्चाई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शायद पुराने जो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ज्यादा समन्वय राज्यों के साथ बनाया था। लेकिन जब से यह आपातकाल की परिस्थिति इस देश पर आई है, कोरोना काल शुरू हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार ने हर कदम पर राज्यों से संवाद तो कम से कम साधा है।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा समय है जिसमें हमें भी भारतीय जनता पार्टी से 10 शिकायतें हैं, उन्हें भी हमसे 5-6 शिकायतें होंगी, लेकिन शिकायतों को परे हटाते हुए आज साथ मिलकर काम करने का समय। आज तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा यदि कोई राज्य इस पूरे कोरोना काल में सफर कर रहा है, परेशान है और आर्थिक तौर पे परेशान है, तो वो दिल्ली राज्य है। हमें अभी तक जीएसटी का पैसा नहीं मिला, हमें शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस नहीं मिलता, 17,500 का राहत पैकेज तमाम राज्यों को दिया, केवल दिल्ली को नहीं दिया। लेकिन ये सारी चीजों को हम राजनीति के अखाड़े में नहीं लाते हैं। हम ये सारी चीजें केंद्र सरकार को, उनके अफसरों को, मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार ऑलराइट, ओके राघव, एक सेकंड रोक रहा हूं। राजीव रंजन फिर से आ गए, कोशिश कर रहा हूं राजीव रंजन की आवाज इस बार सुनाई देगी। राजीव बोलिए। राजीव रंजन, आपका हमारा सिग्नल आज जुड़ नहीं रहा, कुछ दिक्कत आ रही है अभी भी। मैं फिर कोशिश करूंगा, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभय दुबे जवाब दीजिए। अब अभय दुबे, राघव चड्ढा तो सीधे सीधे कह रहे हैं राजनीति करने का टाइम नहीं है। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, देखिए, प्रतिपक्ष को तो दायित्व ये दिया है कि वो सरकार को सही रास्ता दिखाए, चाहे वो हिटलर के अनुयायी ही क्यों न हो। मैं ये क्वांटम जंप की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी कौन सी डिमांड नहीं मानी गई? सीधे सीधे बताइए ना, क्या चीज खोलने की डिमांड थी जो नहीं मानी गई? आप तो एक भी डिमांड हमारे चीफ मिनिस्टर से बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेकर के बताया है। आप देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का जितना पैसा था उतना ही कोविड में कोई एक्स्ट्रा फंड किसी राज्य सरकार को नहीं दिया। मैं 4-5 उदाहरण सिर्फ देता हूं। ये 20 लाख करोड़ इन्होंने क्वांटम जंप की बात की। फिक्की और सीआईआई कह रहे थे कि साहब इंटरेस्ट फ्री लोन दे दीजिए हमको कम से कम। नहीं, एक सेकंड, नहीं, अभय दुबे यही बात हो रही है। अभी राघव चड्ढा भी कह रहे हैं हमारी बहुत सारी शिकायतें होंगी, पैसे को लेकर तमाम चीजें होंगी, लेकिन अभी देश को कैसे खोलना है, वापस उसके पैरों पर खड़ा करना है, उस पर चर्चा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं सोमवार से आप ऐसा सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए अभय दुबे। मैं ये कह रहा हूं सोमवार से आपकी कांग्रेस की राज्य सरकारें और क्या क्या खोलना चाहती हैं, बताइए ना। क्या डिमांड थी जो केंद्र ने नहीं मानी? सुन लीजिए ना, क्या नहीं मानी। हमने कहा था किसानों की खरीफ की फसल है, आप 10-10 हजार रुपया कम से कम अकाउंट में डालो। 1,92,500 करोड़ रुपए का अकेला गेहूं उत्पादित हुआ है। 75% बाजार में बेचना पड़ता है, सिर्फ 26% प्रिक्योरमेंट होता है धान और गेहूं का। वो भी प्रिक्योरमेंट 25 मार्च से होना था, 15 अप्रैल के बाद इन्होंने प्रारंभ किया। आज 50% प्रिक्योरमेंट रह जाएगा। वो किसान बर्बाद हो रहा है, उसके पास खरीफ की बोनी के पैसे नहीं है। एमएसएमई ने साफ कहा था कि हमको इंटरेस्ट फ्री लोन दो, वो कहते 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देंगे। अरे 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने आरबीआई में पार्क किए। ये लिक्विडिटी इंजेक्शन और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से 8.5 लाख करोड़ रुपए बताते हैं पैकेज में खर्च कर दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा का सुन लीजिए, 26,000 करोड़ रुपए ये कंपनियों के खातों में गए। 99,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम ली है और 72,000 करोड़ रुपए का किसानों को इन्होंने इंश्योरेंस का पैसा बांटा है। दूध पर आज कह रही थी, मेरे को तो आश्चर्य हुआ मंत्री जी की, 2.5 लाख लीटर पर डे हमने अलग प्रिक्योर किया। अरे 52 करोड़ लीटर देश में उत्पादित होता है पर डे दूध। मैडम कहां है आप? प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात करती है। हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखिए, आलू, प्याज और टमाटर, वो खुद कह रही 6,000 करोड़ रुपए का 3 महीने में। अब मुझे प्रेम शुक्ला को मौका देना पड़ेगा। आपने आर्थिक पैकेज को लेकर आम जनता से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछ लिए अभय दुबे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। ये जो पैकेज आपने अनाउंस किया, क्या इसमें राज्य सरकारों से कोई इनपुट लिया था? प्रेम शुक्ला, देखिए ऐसा है, इनकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका बड़ा संकट है। अब इसकी बात आप कुछ करने बैठेंगे, वो करने कुछ लगेंगे। 12 लाख करोड़ रुपए इस देश का लूट लेने वालों, कृपा करके समझो कि 20 लाख करोड़ रुपए क्वांटम जंप के लिए आर्थिक पैकेज के तौर पर भारत को जब दिया गया, तो सही भारत के नहीं संयुक्त राष्ट्र का जो इकोनॉमिक अफेयर्स की जो एक्सपर्ट कमेटी है, वो कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में बेस्ट पैकेज दिया। कौन कह रहा है? राहुल गांधी नाम का बालक नहीं। उस बालक से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं तो मिनिस्ट्री यूनाइटेड नेशंस की तो मेरी बात, कितनी भी कोशिश कर लें, चीख रहे हैं भाई। राघव, मैं राघव के पास जा रहा हूँ, कितनी भी कोशिश कर लें, एक्सपर्ट्स की माने, मैं कह रहा हूं कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कंस्ट्रक्टिव इशू हो, आम जनता से जुड़े मुद्दे पूछ रहा हूं मैं। सोमवार से लॉकडाउन में क्या खुले क्या ना खुले, लेकिन राजनीतिक बहस जरूर होने लगती है। राघव, दिल्ली, और मैं चाह रहा हूं दिल्ली के अलावा बाकी लोगों के लिए भी राघव जरा बोलिए।
क्योंकि आप एमएलए भी हैं, जनता से जुड़े हैं, और जो सुझाव आपके पास आए हैं राघव, मुझे पता है आपकी मजबूरी है, आप खुलकर नहीं बता सकते क्या है उसमें, लेकिन पूरे देश की जनता के मुद्दे तो वही होंगे जैसे दिल्ली के लोगों के मुद्दे हैं, लगभग वही मुद्दे होंगे। उससे जोड़ते हुए जरा बताइए देश के लोगों के लिए, देश इस समय क्या चाहता है, क्या खुलना चाहिए? जैसे मैंने कहा, क्या बाजार, दुकानें, ये सब खोलने का टाइम आ गया है? देखिए, देश इस समय एक प्लान चाहता है। देश ये चाहता है कि आपने हमें 50 दिन घरों में बंद कर दिया, आपने 50 दिन में क्या हासिल किया, और आने वाले समय में अगर केस बढ़ते हैं, डबलिंग रेट बढ़ता है, इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, तो आप सरकारें तमाम मिलकर कैसे इस कोरोना काल से हमें बचाएंगी, हमें निकालेंगी। और साथ ही साथ एक बड़ा वैलिड सवाल मानक जी पूरी जनता का है कि अब हम कब अपना जीवन सामान्य तौर पर जी पाएंगे, जिसका एक ही जवाब है कि जब तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं आती है तब तक पूर्णतः सामान्य तरीके से जीवन जीना शायद संभव ना हो। लेकिन अगर हम एहतियात बरतें तो हम जरूर अपने काम पर लौट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यही तो करना है, बिल्कुल यही करना है कि कैसे जान बचाते हुए इस इकोनॉमी को भी, जैसे जान भी जहान भी। प्रेम शुक्ला, ये लोगों को फिल्में देखना, मॉल में जाना, ये जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गए, या फिर भीड़ भाड़ वाले बाजार भी हो गए जो कि हर जगह होते हैं, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, अभी लगता है खोलने का टाइम नहीं आया। प्रेम शुक्ला, देखिए, जब तक उसको हम संक्रमण मुक्त होने की स्थिति में नहीं लाते तो हम मास प्लेसेस, जहां मास संक्रमण हो सकता है, जहां पर बहुत लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां, ऐसे वर्क प्लेसेस को या ऐसे किसी भी प्लेस को, सार्वजनिक स्थल को नहीं खोला जा सकता। हमको संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित रखते हुए अर्थव्यवस्था को क्वांटम जंप देकर। ओके, राजीव रंजन एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ। राजीव रंजन सुन पा रहे हैं मुझे? जो भी सार्थक प्रयास, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ राजीव जी बोलिए जरा। हाँ बोलिए, कुछ उम्मीद है कि आएगी आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार ने पूरी मजबूती के साथ लॉकडाउन पर अपना जो नजरिया है वो प्रधानमंत्री जी के साथ साझा कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार ने लॉकडाउन को लेकर के अपनी राय रख दी है कि हम लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के पक्ष में है। नीतीश कुमार जी का ये मानना है कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर संक्रमण को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है और इसमें लॉकडाउन बढ़ाए जाने से इसमें काफी मदद मिलेगी। अब इसका स्वरूप क्या होगा, हम लोगों ने अपनी राय बताई है, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी राय बताई है, और इतनी बात तय है कि जो भी गाइडलाइंस होंगे उनके साथ बिहार खड़ा होगा। हाँ। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, स्टूडियो बहस में तो लगातार मैं सुन रहा हूं, चूंकि मुझे आप नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन मैं राघव चड्ढा को भी सुन रहा था। जो दिल्ली का मॉडल है और जिस तरह से दिल्ली ने शराब की कतारों में संक्रमण को जिस तरह से न्योता दिया, मौत बांटने का काम किया, और फिर प्रायश्चित के लिए बिहार को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, ये दो राज्यों के बीच बेहतर संबंध के संकेतक तो नहीं हो सकते। और उपदेश देने की मुद्रा में मैं कई बार आप पार्टी के नेताओं को देखता हूं, लेकिन जमीनी तौर पर अगर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था शराब के बगैर जीवित नहीं हो सकती है तो ये अनैतिक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके राज्य में बैन है राजीव रंजन, आपके राज्य में बैन है, इसीलिए आप चाहते हैं पूरे देश में ना खुले। बैन नहीं भाई, ये थोड़े हो सकता है। मानक, इसको जस्टिफाई नहीं कीजिए। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है राजीव रंजन, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के कई राज्यों ने शराब की दुकानें खोल दी हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहां भी है शराब की दुकानों को लेकर के हमारी राय बिल्कुल एक जैसी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, जिस तरह से उन गरीब प्रवासी मजदूरों। राजीव रंजन, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जहां तक शराब की दुकानें खोलने के बाद जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली पर लागू नहीं होता। मैं दिल्ली का बचाव नहीं कर रहा हूं, वहां भी हुआ, लेकिन और भी बहुत सारे राज्यों में हुआ था। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। तो राष्ट्र की बात में आज हम सवाल ये पूछ रहे हैं, सोमवार से जो लॉकडाउन 4 आने वाला है उसमें क्या क्या नई रियायतें मिलनी चाहिए, क्या बंदिशें बढ़नी चाहिए या बंदिशें इतनी ही रहनी चाहिए, या फिर अब ज्यादातर चीजें खोलने का समय आ गया है। राजीव रंजन, आपने शराब की दुकानों का जिक्र तो कर दिया, थोड़ा और बता दीजिए और क्या क्या खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए आपकी राय में? देखिए, हाँ नहीं, निश्चित तौर पर मेरी राय अलग नहीं हो सकती है। प्रवक्ता जब भी बात करेगा तो अपनी पार्टी की राय की बात करेगा।
हमारा ये मानना है, प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत में जो बातें कही है वो सूत्र वाक्य है, आपको बचना भी है और आगे बढ़ना भी। हाँ। अर्थव्यवस्था को खोलना बेहद जरूरी है और इसके लिए जो धीरे धीरे खोलने के लिए जिन क्षेत्रों में आपके कंटेनमेंट जोन होंगे, रेड जोन होंगे, ऑरेंज जोन होंगे, ग्रीन जोन होंगे, उनके निर्देशों के अनुरूप जहां गतिविधियां हम ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शुरू कर सकते हैं, उनका स्वरूप क्या होगा, इसका रोडमैप राज्य सरकार बना रही है और केंद्र सरकार के निर्देशों के की घोषणा के बाद ठीक है, उसको किस तरह से राज्य में जमीन पर उतारा जाए, ये हमारी जिम्मेवारी होगी और उसको पूरी करें। ओके राघव चड्ढा, आप जल्दी में लग रहे हैं ज्यादा। आप ही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड दिल्ली है, दिल्ली ही सबसे पहले कह रहा है कि सब कुछ खोल देना चाहिए। आप ऐसा लग रहा है बिल्कुल तलवार की धार पर चल रहे हैं राघव चड्ढा, बाकी सारे राज्य कह रहे हैं कि हम तो सोच समझ के चलेंगे। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शायद पूरी तैयारी नहीं करी होगी, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, अन्य चीजें जिसकी एक पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में बनानी थी लॉकडाउन के दिनों में, हो सकता है कुछ राज्यों में शायद ना बनाई। और हम तो ये कतई नहीं कह रहे कि सब कुछ खोल दो और अब पूरी तरीके से जीवन सामान्य हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक चक्का कैसे चले, जीवन कैसे लोगों का वापस शुरू हो, लोग नौकरी पे जा सकें, रोजगार पे जा सकें, उस दिशा में कुछ कदम उठाने आवश्यक है, क्योंकि लॉकडाउन अंत ही नहीं। अभी जेडीयू के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, आपको पता है मानक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां शराब की होम डिलीवरी होती है, क्योंकि वहां औपचारिक तौर पर शराब बंद है। उस राज्य का नाम है बिहार। ये कितना अवैध पैसा ये सारे नेता मिलकर अन्य राजनीतिक दलों के वहां कमाते हैं, शराब बेचकर। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इनको ये नजर नहीं आता है कि वाराणसी के अंदर लाइनें लगी, ये नजर नहीं आता है कि कर्नाटक में लाइनें लगी, ये नजर नहीं आता है कि इनके द्वारा शासित राज्य मध्य प्रदेश में कितनी लाइनें लगी। अब इनके पेट में दर्द होगा, तमाचे मारे जाते हैं, इनके पेट में दर्द होगा, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। लगता है नीतीश बाबू ने यही सिखाकर भेजा है। अरे सुशासन बाबू वाले पार्टी वाले लोग, जरा सुन तो लो हमारा, हमें पता है कितना होम डिलीवरी होता है बिहार में शराब। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन इस पैनल में जो चारों लोग हैं वो मुझसे सहमत होंगे। एक समय वो भी था, याद करिए कुछ साल पहले, जब अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, एक साथ मंच पर भी दिखाई देते थे, और आज देखिए हालत क्या है। यही है राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। अब बस इंतजार करिए, हो सकता है कल या परसों इस बात की घोषणा हो जाए कि लॉकडाउन 4 में क्या बदलने वाला है।